देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल अपकलन को जो है एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि जब हमें अपकलन जो है फलन के रूप में दिया हो। तो आज स्टूडेंट्स हम जो है ग्राफ के रूप में अपकलन को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ में अपकलन। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12th फिजिक्स। तो हमने आपको बताया था कि दो भौतिक राशियों का संबंध जो है वो हमें दो तरह से दिया जा सकता है, एक तो फलन के रूप में, दूसरा जो है ग्राफ के रूप में। तो फलन के रूप में कल हमने समझा था अच्छे से, और अपकलन के नियम भी आपको बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के रूप में। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ में जब हमें अपकलन निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये दो ग्राफ लिए। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ जो है अपना y बराबर एक्स स्क्वायर और ये है y बराबर साइन एक्स। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू बन रखेंगे तो y की वैल्यू बन आएगी, मतलब अपना पहला पॉइंट आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक। फिर अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू अपनी 4 आएगी, यानी 2 और 4, यानी अगला पॉइंट अपना आएगा 2 और 4 यहाँ पर, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू अपनी 9 आएगी। तो देखिए 3 और 9, यानी यहाँ पर अगला पॉइंट हमें मिलेगा। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम इन बिंदुओं को जोड़ते हुए एक लाइन खींचें तो देखिए किस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो देखिए अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y 0, यानी अपना पहला पॉइंट यहीं पे आएगा। फिर अगर हम x की जगह 90 रखें तो y की वैल्यू अपनी 1 आएगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अपना 1 जो है स्टूडेंट्स यहाँ कहीं है 1 अपना बाई एक्स पे, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें, एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया। दूसरा अगर हम x की वैल्यू पाई रखें तो साइन पाई होता है 0, यानी y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 0, ठीक है, यानी ये वाला एक पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक। इसके बाद अगर x की वैल्यू हम रखें 270, यानी 3 पाई/2, तो y की वैल्यू हमें नेगेटिव दिशा में अधिकतम मिलेगी। मान लेते हैं यहाँ पर हमें जो है अधिकतम वैल्यू मिली। फिर इसके बाद अगर x की वैल्यू 2 पाई रखें तो y की वैल्यू फिर से हमें क्या मिलेगी, 0। अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ खींचें तो किस तरीके का ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात ये होती है स्टूडेंट्स कि अगर हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए हमसे अगर पूछा जाए कि इस बिंदु पर, इस वाले पॉइंट्स पर हमसे मान लीजिए अवकलन पूछा जाए कि इस बिंदु पर अवकलन कितना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पर हम अवकलन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर फलन के रूप में हमें दिया होता तो हम फॉर्मूला लगा देते, तो एग्जामिनर आपको ग्राफ के रूप में भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फॉर्मूले हमारे, हम कह सकते हैं जो हमने आपको लिखाए थे वो फेल हो जाएंगे, वो फॉर्मूले यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इस लाइन को क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को आपको यहाँ पर हमसे अवकलन पूछा है तो इस पॉइंट को आपको एक्स एक्स से मिलाना। ये x1 है, मान लीजिए x1 पर हमसे पूछा गया है कि x1 पर जो अपना dy/dx होगा वो कितना होगा, ठीक है ना, ये पूछा गया। तो क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि x1 पर dy/dx कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया ना, इस पॉइंट पे आप एक काम करिए, इस पॉइंट पे आप एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए। चलिए स्टूडेंट, तो हम इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स हमने इसी पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींच ली। अब इस स्पर्श रेखा तो या तो आप एक्स एक्स से मिला दीजिए, या फिर इसी के यानी इस एक्स एक्स के समांतर यहाँ पर आप एक रेखा खींच लीजिए। चलिए, तो हम इस एक्स एक्स के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने इस एक्स अक्ष के समांतर एक ये रेखा खींच ली। अब बिंदु का वही अपना होगा ये थीटा। तो इसी को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल कह लीजिए चाहे आप। और ये हमने आपको पहले बता भी रखी है, ये होती है अपने टेन थीटा के बराबर। तो स्टूडेंट बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको x1 पर हम कह सकते हैं पता चल जाएगा कितना अपकलन का मान होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर आपको ग्राफ में अपकलन चाहिए ना, उस बिंदु पर आप क्या करिए स्टूडेंट, उस बिंदु पर आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए और x अक्ष के समानांतर आप क्या करिए, एक रेखा खींच दीजिए। फिर उन दोनों के बीच में जितना कोण बनेगा वही हमारा, हम कह सकते हैं dy/dx का मान होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू हमें 60 अंश बोली जाती है, उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि इस बिंदु पर जो थीटा है ना अपना, हमसे बोला जाता है कि इस बिंदु पर जो थीटा है अपना वो है 60 अंश। तो यहाँ पर अपना x1 पर जो dy/dx होता, x1 पर dy/dx ये होता अपना टेन थीटा के बराबर है 10 60 अंश, और 10 60 अंश का मान हमें पता ही है,
ठीक है। टेन 60 अंश का मान अपना होता है √3, तो यहाँ पर अपना जो मान आता है dy/dx का x1 पर वो आता है √3। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक ग्राफ हम और लेते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक ग्राफ लिया, इसके माध्यम से हम और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए हमसे इस बिंदु पर पूछा जाए, ठीक है, इस बिंदु पर, ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये बिंदु मान लीजिए हमने लिया ए, ये बिंदु है अपना, अगर मैं इस बिंदु है और इस ए बिंदु पर हमसे पूछा गया है ए पर dy/dx हमसे पूछा गया है, और ये हमसे ये भी पूछा गया है कि ए पर dy/dx होगा अपना, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ए पर हमसे पूछा गया है कि जो अपना dy/dx होगा ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें क्या ये करना है कि इस पॉइंट पर हमें एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। इस पॉइंट पे हमें क्या करें, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच ली। अब हमने आपको क्या बताया दूसरा रूल कि एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच लीजिए। चलिए तो मैं एक्स अक्ष के समानांतर, ये एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींच ली। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अपना थीटा बन रहा है ना, ये थीटा 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। यानी आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर ये 90 डिग्री से छोटा है ना, तो ये अपना फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, और फर्स्ट चतुर्थांश में जो अपना हम कह सकते हैं टेन थीटा होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है अपना, ठीक है ना। यानी जो अपना टेन थीटा होगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा ये होगा धनात्मक, ठीक, ये होगा अपना धनात्मक। क्यों होगा धनात्मक, क्योंकि जो थीटा है अपना ये 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए। तो इसका आंसर अपना बन जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला, धनात्मक वाला। ठीक है, चलिए एक पॉइंट हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया ये वाला, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम एक्स एक्स से मिलाते हैं और इसको नाम, तो स्टूडेंट्स हमने ये पॉइंट लिया, इसको नाम हमने दे दिया बी। तो यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके की आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आएगी अपनी स्पर्श रेखा। और अगर आप एक्स एक्स से समांतर रेखा खींचेंगे तो इसी दिशा में आएगी, यानी यहाँ पर अपना जो थीटा होगा स्टूडेंट वो होगा 0। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी पर dy/dx क्या कितना होगा, बी पर dy/dx, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि टेन थीटा होता है ना अपना, और टेन थीटा कितना होगा अपना, टेन थीटा होगा अपना 0। तो टेन 0 का मान आपको पता है 0, तो इस पॉइंट पे अपना क्या होगा, 0 होगा। चलिए एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स और इसको सी नाम देते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये एक पॉइंट लिया सी, और इस पर भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। फिर देखेंगे हम यहाँ पर अपना सी पॉइंट पर, सी पर dy/dx कितना होगा, ध्यान से देखते जाइए स्टूडेंट्स। तो सी पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें तो वो कुछ इस तरीके की होगी अपनी स्पर्श रेखा, इस तरीके की। और अगर आप एक्स एक्स के समानांतर रेखा खींचेंगे ना, तो इस तरीके की आएगी वो रेखा अपनी एक्स एक्स के समानांतर। तो यहाँ पर आप देखिए आपकी बार जो थीटा होगा ना अपना स्टूडेंट्स, थीटा वो आपकी बार अपना 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो सी पर अगर आपसे कोई पूछता है कि जो अपना dy/dx पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो दूसरा थीटा जब 90 से ज़्यादा है तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। और जब ये दूसरे चतुर्थांश में होगा तो आप ये कह सकते हैं कि जो मान होगा अपना वो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव, ठीक। यानी यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो टेन थीटा होगा आपकी बार, टेन थीटा वो होगा अपना ऋणात्मक, टेन थीटा होगा अपना ऋणात्मक। क्यों होगा, आप समझ गए हैं, क्योंकि थीटा जो है अपना स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। चलिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट हम ये वाला लेके देखते हैं, इसको हम डी पॉइंट नाम देंगे और चेक करते हैं इस पर कितना डी वाई। स्टूडेंट्स हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको डी नाम दिया। तो हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं सबसे पहले। तो स्पर्श रेखा जो होगी अपनी इस दिशा में होगी, और अगर आप एक्स एक्स के समानांतर खींचेंगे तो यहाँ पर आपको जो थीटा मिलेगा ना स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेगा 0 अंश। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डी पर dy/dx कितना होगा, तो डी पर जो अपना dy/dx होगा ना टेन थीटा, ये अपना होगा टेन 0। और जब टेन 0 होगा तो आपको पता है टेन 0 0 होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट हम और लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिया, ये पॉइंट, चलिए इसको मिला के स्टूडेंट देखिए हमने इस तरीके से ये डी पॉइंट लिया। अब यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे सबसे पहले। तो अपनी जो स्पर्श रेखा है वो कुछ इस तरीके की आएगी, ठीक है। और एक्स एक्स के हम समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो अपनी ये होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए थीटा की वैल्यू अपनी फिर से क्या है, 90 डिग्री से हम कह सकते हैं कम है, ठीक। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो अगर आपसे कोई जो है यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स ये ई पॉइंट होगा अपना, ठीक है, डी तो पहले ही मान चुके हैं हम, ये ई होगा। तो अगर आपसे कोई ई पर पूछता है, ई पर dy/dx,
कि ई पर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है आपका वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो आप बड़ी आसानी के साथ बता देंगे उसे कि जो अपना ई पर होगा थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो अपना जो होगा वो धनात्मक होगा स्टूडेंट्स। क्यों होगा, इसका कारण यही है। ठीक है, अब एक पॉइंट हम और लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमने अब की बार ये वाला पॉइंट लिया, इसको हम एफ नाम देंगे और निकालते हैं। ये एक पॉइंट लिया स्टूडेंट, इसको हमने नाम दिया एफ पॉइंट। ठीक है, इसको हमने नाम दिया एफ पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा कुछ ये होगी और एक्स एक्स के समानांतर अगर आप खींचेंगे तो थीटा यहाँ पर आपको मिलेगा फिर से 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि एफ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, एफ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप बताएंगे ये होगा 0, क्योंकि 10 0 0 तो ये अपना आएगा 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की। मैं ये इतनी चीज़ें आपको किस लिए बता रहा था, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है स्टूडेंट, और वो आपको देखनी है ध्यान से। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो चीज़ ये है स्टूडेंट, देखिए कि जो अपना ए पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ए, ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ये अपना ई वाला पॉइंट, ये वाला, इन दोनों पर जो वैल्यू है ना अपनी, देखिए यहाँ पर ए और ई, ए पर भी अपना धनात्मक है और ये ई पर भी अपना धनात्मक है। ठीक, तो यहाँ हम एक पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर आप समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं कि ए और ई, ए और ई पर, ठीक है ना, ए और ई पर जो अपना मान है ना, आपको पता है पॉजिटिव है। जब अपना ए और ई पर अपना मान पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आप एक नोटिस करिए कि ग्राफ जो है दोनों केसों में अपना क्या हो रहा है। ठीक, देखिए ए वाले में भी ग्राफ अपना इंक्रीज हो रहा है और हम कह सकते हैं ई वाले में भी ग्राफ अपना इंक्रीज हो रहा है, यानी हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग। ठीक, इसके बाद आप एक पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं सी वाला, ये जो सी पॉइंट है ना अपना, सी वाला, इस पे अपना देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी अपना जो सी पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, सी पर जो है मान तो अपना नेगेटिव आया। ठीक, सी पर अपना मान जो है वो नेगेटिव आया और यहाँ पर जो अपना ग्राफ है ना, ग्राफ स्टूडेंट वो अपना डिक्रीज हो रहा है, यानी ग्राफ हमें मिल रहा है यहाँ पर डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ हमें मिल रहा है डिक्रीजिंग। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली है कि अपना कौन कौन सा पॉइंट्स रह गया। यहाँ पर अपना पॉइंट रह गया बी, डी और एफ। तो देखिए यहाँ पर वी, डी और एफ। ठीक, देखिए बी पर भी 0, डी पर भी 0 और एफ पर भी 0। तो जो अपना बी कामा डी और एफ पर, ठीक है, बी, डी और एफ पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, अपना जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है स्टूडेंट। ठीक है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स अपना 0 है, तो इसको हम बोलते हैं लोकल, 0 वाले को लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि यहाँ पर तो दोनों केसों में क्या है, वैल्यू 0 है। ठीक है, और दो चीज़ें बोल रहे हैं, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर सर ये बताइए कि किस वक्त हम, यहाँ पर 0 दोनों में ही है, तो किस वक्त हम लोकल मैक्सिमा बोलेंगे और किस टाइम हम लोकल मिनिमा बोलेंगे। ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट को देखिए स्टूडेंट, जो बी वाला पॉइंट है, यहाँ पर अपना क्या हुआ, ग्राफ हम कह सकते हैं बढ़ रहा था, फिर अचानक से क्या होने लगा, घटने लगा। तो जो लोकल मैक्सिमा होती है ना अपनी, ठीक है, जो अपनी लोकल मैक्सिमा होती है, यहाँ से ग्राफ अपना इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी लोकल मिनिमा मैक्सिमा होती है, लोकल मैक्सिमा में ये होता है ग्राफ जो होता है अपना, ग्राफ ये स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग से, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान देनी है कि जब अपना ग्राफ इंक्रीज होते हुए डिक्रीज होता है, तो यहाँ पर जो अपना द्वितीय अपलन हम लोग करते हैं, वो द्वितीय अपलन अपना नेगेटिव प्राप्त होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जबकि अगर आप देखेंगे लोकल मिनिमा पर, लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मैं लोकल यहाँ पे लिखे दे रहा लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा पे आप जब ग्राफ देखेंगे ना, तो आपको इसका उल्टा मिलेगा कि डिक्रीजिंग से आपका इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर अपना ग्राफ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, बाद में एकदम से क्या होने लगा, इंक्रीज। तो डिक्रीज से यहाँ पर हमें मिलता है ग्राफ इंक्रीज। और यहाँ पर जो अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट,
dy² अपॉन dx ये अपना मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको हमने इसीलिए ये पॉइंट्स निकलवाए ताकि आपको ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इस बात को जो है ना हम आपको अब मैथमेटिक्स बताते हैं और फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं, तब आपको और अच्छे से समझिए। तो ग्राफिकली हमने आपको समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का मैथमेटिक्स फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि हमें अब हर बार ग्राफ ना बनाना पड़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले लोकल मैक्सिमा लिया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। तो आपको लोकल मैक्सिमा में स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, लोकल मैक्सिमा में आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप नंबर 1 में तो आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। ठीक, और dy/dx आपको पता ही है किसके बराबर होता है अपना, अभी आपने ग्राफ में देखा था 0 के। ठीक है, 0 के बराबर होता है। ये अपना स्टेप नंबर 1 हो जाएगा लोकल मैक्सिमा के लिए। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको करना ये है कि आप d²y/dx² निकालेंगे। ठीक है, और अगर ये अपना नेगेटिव आता है निकल के तो ये अपना क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने देखा अभी ग्राफ में। अभी यहाँ पर ये पहली हमारा हो गया, दूसरा है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो देखिए लोकल मिनिमा की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें भी सबसे पहली स्टेप वही है, क्योंकि आपको पता है ना दोनों के लिए ही dy/dx क्या होता है, 0। तो स्टेप नंबर 1 तो अपनी वही है कि dy/dx सबसे पहले आप करना है उसको 0 के बराबर रख देना है। दूसरी स्टेप है नहीं, दूसरी स्टेप है कि d²y/dx² नहीं आएगा यहाँ से निकल के पॉजिटिव, तो अपनी लोकल मिनिमा हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर आधारित, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक उदाहरण लिया है, y = x³ - x + 4। इसके ग्राफ में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किन बिंदुओं पर होगी। ठीक है ना, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए बगैर ग्राफ के हम बता देंगे कि किस बिंदु पर लोकल मैक्सिमा होगी, किस बिंदु पर लोकल मिनिमा होगी। सबसे पहले तो हम इसका dy/dx करेंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 का dy/dx करिए आप, तो dy/dx ऐसे बताया था, पावर अपनी आ जाएगी बेस में, एक पावर कम कर दो, कल सिखाया था ना आपको 3x², यहाँ से भी पावर जो है बेस में आ जाएगी, एक घात कम कर दीजिए, ऐसे x का होता है अपना, डायरेक्ट बताया था। अब आप क्या करिए, इसी को 0 के बराबर रख दीजिए। ठीक, जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास आएगा 3x² - 2x - 1 = 0। अब यहाँ से आप दो घात है तो मैंने बताया था जितनी पावर होती है उतने ही मूल होते हैं, और मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसके 2 मूल होंगे। तो पहला मूल आप निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए देखिए स्टूडेंट, पहला मूल आप किस तरीके से निकालेंगे, इसका कुछ इस तरीके से निकालेंगे। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि x1 बराबर होता है -b प्लस रूट में b² - 4ac, b² - 4ac बटे में 2a। ठीक, ये फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप a की वैल्यू, x² का गुणांक a की वैल्यू और x का गुणांक अपना b की वैल्यू और अचर पद जो है अपना c की वैल्यू, ये वैल्यू आगे रख दीजिए। तो देखिए x की वैल्यू अपनी कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 2, बल्कि यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो b की वैल्यू है -2, इन नेगेटिव यहाँ भी साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आएगा अपना 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है -2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -2 का गुणे 4। a की वैल्यू कितनी है अपनी, a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा अपना 3, और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट -1, तो ये आ जाएगा -1 और अपॉन में 2a, तो a की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगी 2 गुणे 3। देखिए यहाँ से अपने पास आएगा x1 = 2 प्लस रूट में हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 × 12 बटे में 6। तो यहाँ से अगर आप x1 का मान निकालेंगे तो आएगा 2, 12 और 4 16 बटे में 6। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो 16 होता है किसका होता है, 4 का, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे अपने, 6 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये आएगा 1। और दूसरा मूल आप निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था x2 = -b माइनस b² - 4ac बटे में 2 है। तो इसमें और इसमें फ़र्क कितना है, यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर माइनस होता है, सेम है बाकी। तो b की वैल्यू अपनी फिर से आ जाएगी, यहाँ नेगेटिव -2, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, -b², सेम अंदर वाला छाप दीजिए, तो -2 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -1। ठीक, बटे में है 2 गुणा a की वैल्यू है 3, तो x2 अपने पास निकल के आएगा 2 माइनस यहाँ से 4 प्लस 12 बटे 6। तो x2 अपने पास आएगा स्टूडेंट 2 माइनस
16 का आएगा अपना 4/6, तो यहाँ जाएगा -2/6, 2 से काटेंगे आप तो ये आएगा -1/3। तो स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें कि जो अपने पास रूट आए ना x1 और x2, इसका हम दोबारा से अपकलन करेंगे जो अपना dy/dx आया, और उसमें ये दोनों मूल रखेंगे। फिर d2y/dx हम चेक करेंगे कि d2y/dx पॉजिटिव आएगा तो अपनी लोकल मैक्सिमम होगा वो वाला पॉइंट, और नेगेटिव आएगा तो लोकल मिनिमम होगा अपना। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव फिर हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर अपनी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है ना, तो अपना होगा लोकल मिनिमा, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो होगा लोकल मैक्सिमा। चलिए स्टूडेंट चेक करते हैं। चलिए स्टूडेंट तो अब हम देखते हैं इस तरीके, अब हमने यहाँ पर अपना नोट कर लिया dy/dx बराबर ये 3x² - 2x - 1, और ये अपने पास x1 x2 के मान है। चलिए इसके दोबारा हम लोग जो है अपकलन करते हैं, तो अपना बनेगा d² और ये बराबर होगा स्टूडेंट्स किसके, तो ये हो जाएगा अपना 6x, यहाँ पर आप इसका करेंगे तो ये आएगा -2। ठीक है, अब इसमें हम बारी बारी से पॉइंट्स रखते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स यहाँ पर रखते हैं d² में हम x बराबर रखेंगे कितना, तो जब आप x बराबर हम मान लीजिए रख रहे हैं 1। ठीक, तो यहाँ पर आप रखेंगे 6 × 1 - 2, तो ये आएगा 6 - 2 = 4। तो ये अपने पास आया स्टूडेंट निकल के पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव वाले में क्या होता है अपना, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव वाले में अपना होता है स्टूडेंट्स लोकल मिनिमा, तो ये अपना होगा लोकल मिनिमा। तो हमें ये पता चल गया ना ये पॉइंट्स लोकल मिनिमा का है। इसी तरीके से अब दोबारा हम d²y/dx² में क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसमें हम लोग रखेंगे x2 बराबर -1/3। तो जब हम ये रखेंगे तो देखिए कितना आएगा 6 × -1/3 और -2, 3 दूनी 6, -2 -2 जाए -4, और ये वैल्यू आई नेगेटिव। तो ये पता चल गया ये क्या है अपना लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है ना, अब हमारा अपकलन हो गया कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है समाकलन। ठीक है ना, तो चलिए समाकलन की शुरुआत करेंगे और कुछ फॉर्मूले लिखेंगे समाकलन के हम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम समाकलन की बात करें, ठीक है ना, तो समाकलन जो होता है ना अपना, समाकलन क्या होता है देखिए समझिए, समाकलन अवकलन का, समाकलन अवकलन का, समाकलन जो होता है वो अवकलन का, ठीक है ना, इनवर्स ऑपरेटर है। ठीक है ना, समाकलन जो है ये अवकलन का क्या है, इनवर्स ऑपरेटर है अपना। ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर का मतलब होता है, देखिए ऑपरेटर का मतलब होता है मशीन, और इनवर्स का मतलब उल्टा, यानी एक उल्टी मशीन होती है। देखिए किस तरीके की, यानी अपकलन में जो हम लोग जैसे मान लीजिए गन्ने की मशीन है ना, तो आप उसमें गन्ना डालते हैं, इनपुट आप कुछ देते हैं ना उसको, ऐसे ही अपने गेहूँ की जो मशीन होती है उसमें हम गेहूँ डालते हैं, आटा पीसने वाली मशीन, तो गेहूँ इनपुट के रूप में देते हैं, आउटपुट हमें हम कह सकते हैं आटा मिलता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये एक समाकलन, एक ऑपरेटर, एक मशीन है, हमें कुछ इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट हमें मिलेगा। किस तरीके से देखिए, तो यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने आपको समझाने के लिए कुछ 2 डायग्राम बनाए हैं। देखिए ये अगर ये अपना अपकलन की एक मशीन है, ये समाकलन की है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसको इनपुट दिया x², ठीक है, तो इस मशीन के अंदर जाएगी ये x²। ठीक है, इस मशीन के अंदर ये x² जाएगा d/dx है। ठीक, और यहाँ पर कुछ भी हो, मान लीजिए आपने x² इसके भीतर डाला, तो जब इसके भीतर ये x² जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, उस x² का हम कह सकते हैं 2x के रूप में परिवर्तन कर देगा। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए इसके भीतर गया cos x, आपने इसके भीतर जो है cos x को गुजारा, तो जब आप अपकलन के भीतर cos x गुजारोगे तो ये आपको आउटपुट देगा माइनस का sin x। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए आपने इसके भीतर जो है log बेस e को गुजारा, तो अपकलन क्या करेगा, उसका 1/x की वैल्यू आपको देगा। ठीक, अब आपने क्या करा, इन्हीं चीज़ों को जो आपको वैल्यू मिली इसको आपने समाकलन के अंदर डाल दिया। तो जब आप इनको समाकलन के अंदर भेजोगे ना, समाकलन नाम की मशीन में, तो समाकलन का चिन्ह स्टूडेंट इस तरीके से होता है, और जो इसके अंदर आप डालेंगे वो साथ में होता है अपना, अगर x के रिस्पेक्ट में है तो dx होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप 2x को भेजेंगे, तो इतनी मेहनत से हमने जो x² से 2x प्राप्त किया, समाकलन उसको क्या करेगा, फिर से x² में ही परिवर्तित कर देगा जब आप 2x को इसके भीतर भेजेंगे। ठीक है, और अगर आप -sin x को इसके भीतर भेजेंगे, तो जो आपका cos x का -sin x आया वो फिर से cos x में बदल जाएगा। तरीके से आपने जो log बेस ई x का 1/x अपकलन से प्राप्त किया, समाकलन उसको फिर से जो है log बेस ई एक्स में परिवर्तित कर देगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स समाकलन अगर हम ओवरऑल बात करें
तो कुछ नहीं है, ये अपकलन का उल्टा होता है। अब कुछ फॉर्मूले आप देख लीजिए समाकलन के, ठीक है ना। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं समाकलन के सूत्र। समाकलन के सूत्र, ठीक है, समाकलन के सूत्र। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला सूत्र अपना होता है समाकलन का। एक फॉर्मूले से आपको ये भी बताएंगे हम कि करते कैसे हैं। पहला ही फॉर्मूला अपना है स्टूडेंट। तो मैं आपको कुल जो है, हम कह सकते हैं कुल जो है, मैं आपको 10 फॉर्मूले इसके बताऊंगा, ठीक है ना, टोटल 10। तो आपको ये 10 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अपना एक 10। देखिए स्टूडेंट्स, पहला है अपने पास फॉर्मूला समाकलन का, उसको हम बोलेंगे समाकलन, ठीक है ना, x की घात n और dx, ये है अपने पास, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो उसमें क्या करते थे, घात एक घटाते थे। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक घात को जोड़ना है, ठीक। और बाद में उसमें हम क्या करते हैं कि घात को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर पूरी घात को हमें डिवाइड में ले जाना है। और एक यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं c, और ये c जो कांस्टेंट होता है इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक। ये होता है अपना समाकलन नियतांक। ये होता है स्टूडेंट्स अपना समाकलन नियतांक, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा जो है अपना, ये है अपना एक्स डी एक्स। दूसरा है अपना एक्स डी एक्स। अब देखिए एक्स डी एक्स का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर अपने पास 1 पावर है ना, ठीक है। जब 1 पावर है अपने पास, तो इसमें एक घात आप और जोड़ दीजिए तो हो जाएगी 2, और फिर पूरी घात को आप नीचे ले आइए और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ठीक। और तीसरा जो फॉर्मूला है अपना वो है स्टूडेंट्स 1 का डी एक्स। तो 1 का मतलब क्या हुआ, इसको एक्स की पावर 0 भी तो लिख सकते हो ना, और एक्स की पावर 0 डी एक्स का करिए अब। तो एक्स की पावर 0 डी एक्स करेंगे तो 1 घात जुड़ जाएगी, 1 पोन में तो 1 लिखें ना लिखें, तो एक्स प्लस सी हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला है अपना स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं 1/x² dx, 1/x² dx। इसका देखिए किस तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। और जब आप इसका करेंगे तो आपके पास फाइनल आएगा स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1/x, ठीक। यानी कि आप यहाँ पर, चलिए मैं करके आपको बताता हूँ। देखिए x² है -2, इसमें आप 1 घात जोड़ दीजिए, पावर पूरी नीचे ले आइए, ठीक। तो यहाँ से आएगा x की घात -1, नीचे आएगा माइनस का 1, और यहाँ से अपना x की घात -1 को आप हर में ले आइए, तो माइनस का 1/x। तो यही तो हमने आपको बताया डायरेक्ट, आपको वैसे भी डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला है अपना स्टूडेंट्स समाकलन cos x, समाकलन cos x dx। इसका आपको ध्यान रखना है, इसका होता है sin x, ठीक। इसका ध्यान रखना है आपको, sin x का अपकलन cos x होता है या cos x का अपकलन sin x है, ठीक है। इसके बाद अगला है समाकलन अपना sin x dx। तो ये उल्टा होगा अपना, माइनस का ही वहाँ cos x प्लस का, यहाँ पर cos x है अपना माइनस का, ठीक है। और इन सब में आपको प्लस सी जोड़ते हुए चलना है स्टूडेंट्स, यहाँ भी प्लस सी, यहाँ भी sin x प्लस सी, यहाँ पर cos x प्लस सी। और अगला है अपना स्टूडेंट sec² x dx, sec² x dx। इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो इसका आएगा अपना 10x। वहाँ 10x का अपकलन होता था sec² x, यहाँ पर sec² x dx का समाकलन है 10x प्लस सी। अगला स्टूडेंट अपना e की पावर x dx। तो e की पावर x का अपकलन भी e की पावर x और समाकलन भी e की पावर x, ठीक। फिर इसके बाद है अपना स्टूडेंट्स एक 1/x। तो 1/x dx, वहाँ पर log बेस ई x का होता था 1/x, यहाँ पर 1/x का होगा log बेस ई और x और एक कांस्टेंट c, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक फॉर्मूले 10वां जो अपना सूत्र है ना, अगर 10वें सूत्र की हम बात करें, अगला है स्टूडेंट्स अपना 10x, 10वां है अपना स्टूडेंट 10x dx। तो इसका होता है अपना log, ठीक है, या तो माइनस cos x या फिर आप लिख दीजिए मोड में sec x, ठीक, प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये स्टूडेंट्स हमने समाकलन को आज स्टार्ट किया। अच्छा, ये बिना, हम कह सकते हैं सीमा वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है आज जो हमने आपको आज समाकलन पढ़ा है ये बिना सीमा वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बिना सीमा वाले, बिना सीमा वाले, ठीक है ना, समाकलन के सूत्र, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, इनको हम, इन जिसमें सीमा नहीं होती है ना, इनको हम बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, ठीक, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन जिनमें सीमा ना लगी हो। सीमा का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपके पास कुछ लिमिट्स लगी हुई होंगी, उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन।
तो समाकलन का बेसिकली हमने एक पार्ट तो आज वैसे भी पढ़ लिया है, जो हमारे हैं ये हम कह सकते हैं अनिश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन हम आपको कल बताएंगे, जिनमें आपको लिमिट देखने को मिलेगी। और फिर कल हम आपको कुछ क्वेश्चन की भी समाकलन की प्रैक्टिस कराएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारी बेसिक मैथमेटिक्स में जो है समाकलन रह गया है, यानी निश्चित समाकलन, और ग्राफ में कुछ समाकलन थोड़ा सा पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में एक दिन का हमारा रह जाएगा वेक्टर्स। यानी वेक्टर्स में मैं आपको जो है 12th लेवल के हिसाब से ही बताऊंगा कि आपको वेक्टर में कितना पढ़ना है, ठीक है ना। हालांकि अगर 11th के हिसाब से देखें तो वेक्टर बहुत है, लेकिन हमारे कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के वैसे भी काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, लगभग 11 जो है वीडियो हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, अब हम जब वेक्टर्स पढ़ेंगे ना, तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें खाली आपको बता देंगे, जो कि आप 12th में जब कोई भी क्वेश्चन करें तो आप फंसे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।